ये कहानी है उस खौफ की, उस दहशत की, जो सिर्फ एक नाम से शुरू होती है। बाबा बॉस दी अनटोल्ड टेरर एक ऐसा शिकारी जो हर मुश्किल से पार पाने का हुनर जानता था। अगर अपनी वाले पर आ जाए तो तलवार हलक में डालकर जुबान फाड़ डालता था। ये बात 21वीं सदी के आखिर की है, जब एक घातक वायरस के प्रकोप ने इंसानियत को लगभग खत्म ही कर दिया था। धरती पर 20 लाख से भी कम लोग बचे थे और वो सभी अंधे हो गए। आने वाली नस्लें भी अंधी पैदा हुई। अब सदियों बाद दृष्टि का विचार केवल एक मिथक के रूप में मौजूद था, यहां तक कि इसकी बात करने वाले को विधर्मी माना जाता था। मगर अब सब कुछ बदलने वाला था। वे बच्चे जन्म लेने वाले थे जो दुनिया की तकदीर बदल कर रख देंगे। एक तरफ मगरा प्रसव की पीड़ा झेल रही थी, तो दूसरी तरफ उनके कबीले पर आफत आ पड़ी थी। हेलो, उनकी सूंघ कर बताने वाले जामबाजों ने घाटी में एक छापेमारी दल के आने की सूचना दी थी। माघरा का पति और इस अल्कैनिक कबीले का सरदार बाबा वॉज सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। वो अपनी पलटन लेकर दीवार की रक्षा करने निकल पड़े। जंगल का कोना कोना छान लिया गया, लेकिन कहीं कोई घुसपैठिया नहीं मिला। तभी सूंघ कर बताने वालों और भविष्य दृष्टाओं ने बताया कि पहाड़ी के नीचे दर्जनों घुड़सवार और उनके पीछे सैकड़ों की फौज उनकी तरफ चली आ रही है। उनके इरादे वहशी महसूस हो रहे थे। फिर क्या था, बाबा ने युद्ध का बिगुल बजा दिया और कहा, अल्कैनिक हमारा घर है और इसे बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अल्कैनिक कबीले में एक बुद्धिमान और दयालु बुजुर्ग महिला थी। पेरिस वो कबीले की आध्यात्मिक मार्गदर्शक थी। जहां तक उनका अनुमान था, उनकी सरहद पर रानी केन के विच फाइंडर थे और यहां हम विच की तलाश में आए थे। यहां तक कि उन्होंने अलकनिक कबीले के एक आदमी को भी अगवा कर लिया था। जनरल ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की तो उस आदमी ने सब कुछ उगल दिया। उसका नाम गैदर बैग्स था और उसी ने संदेश भेजकर उन्हें यहां बुलाया था। आखिर गैदर बैग्स अपने ही कबीले से गद्दारी क्यों कर रहा था? खैर, रानी केन ने जीस विधर्मी को मौत की सजा सुनाई थी। उसकी जानकारी गैदर बैग्स के पास थी। आज से 6 महीने पहले एक महिला उनके कबीले में भटक कर आ गई थी। उसने शरण मांगी क्योंकि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अल्कैनिक कबीले के मुखिया के कोई बच्चे नहीं थे। ऊपर से वो खुद के बच्चे पैदा करने में सक्षम भी नहीं था। इसलिए उसने उस महिला को पनाह दी और उससे शादी कर ली। लेकिन उस महिला ने उस इंसान का कभी नाम तक नहीं लिया जिसका बच्चा उसके गर्भ में पल रहा था। पर जब वो कबीले में भटक कर आई थी तो उसने एक हार पहन रखा था। प्यार की निशानी जीस पर लिखा था। वही आदमी जिसे रानी के ने मौत की सजा सुनाई थी और जिसकी तलाश में जनरल जून यहां आया था। हालांकि यहां रेल तो नहीं था, पर वो महिला जरूर मौजूद थी जो आज उस शैतान रेल के बच्चे को जन्म दे रही थी। वो औरत और बच्चा का हो सकता था अगर वो कबीले पर हमला करता, इसमें दिलचस्पी रखता था। लेकिन हमला करने से पहले उसने कबीले की सुरक्षा प्रणाली के बारे में जानने की इच्छा जताई। दूसरी तरफ मगरा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, पहला लड़का और दूसरी लड़की। इधर बाबा और उसके जांबाज दीवार पर घात लगाकर टिके हुए थे। जैसे ही उन्होंने कुत्तों के गुर्राने की आवाज सुनी, सतर्क हो गए। दुश्मन पत्थर की दीवार के नीचे तक आ पहुंचे थे और चढ़ाई करना शुरू कर चुके थे। फिर क्या था, कबीले के लोग उन पर टूट पड़े और ऊपर से ही कोड़े बरसाने लगे। लेकिन यह तरकीब ज्यादा देर तक कारगर साबित नहीं हुई। दुश्मनों ने भी दिमाग लगाया और उनमें से कुछ दीवार पर चढ़ गए। भले ही वे सभी अंधे थे, लेकिन कुदरत ने उनके सूंघने, समझने और सुनने की क्षमता बढ़ा दी थी। उनके बीच जमकर युद्ध हुआ। अल्कैनिक कबीले के योद्धाओं ने काफी सारे सैनिकों को मार गिराया, लेकिन वो घटने के बजाय और बढ़ते ही जा रहे थे। दीवार पर सीढ़ियों की भरमार लग चुकी थी। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो बाबा ने दीवार की रस्सियों को काटने का हुक्म दिया। रस्सी कटते ही दीवार ढह गई। क्नॉइस जिसकी चपेट में आकर दुश्मनों का चूरा बन गया। लेकिन अल्कैनिक कबीले की दिव्यदृष्टता अभी भी चिंतित थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि दुश्मन अभी भी घाटी में मौजूद है।
वो बिल्कुल सही थी। टमकती जून ने अपनी आंधी सेना का बलिदान देकर उनकी सुरक्षा प्रणाली को तोड़ दिया था, और अब वे सिर्फ बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए ये ढलान ही एकमात्र रास्ता था, वो भी फिसलन भरा। इसके अलावा सभी तरफ गहरी खाई और खड़ी चट्टानें थी, जिन पर चढ़ा नहीं जा सकता था। इसी कारण अल्केनिक के पूर्वजों ने इस जगह को चुना था, लेकिन वही अब उनके लिए एक जाल बन चुका था। वे जान बचाकर कहीं भाग भी नहीं सकते थे। कुछ लोग दीवार तोड़ने पर बाबा वास पर सवाल भी उठाने लगे। इसके उलट बाबा ने तुरंत एक बैठक रखी और भालू की खाल से बने जाल इकट्ठा करने को कहा। फिर पत्नी से मिलने चला गया। वहां पता चला कि वो 2 से 3 नहीं बल्कि 4 हो गए थे। बाबा की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उसका भी परिवार हो, बच्चे हो क्नॉइस। अब इस अंतिम घड़ी में उसके पास एक नहीं बल्कि 2 बच्चे थे, लेकिन बाबा निराश था, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकेगी विच फाइंडर उनके लिए आएंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने में खबर मिली कि बाबा के बिना ही कबीले वालों ने बैठक पूरी कर ली। वे गुफा के बाहर आ चुके थे। उनमें से बहुतों का मानना था कि मगरा ही वो विच है जिसके लिए विच फाइंडर्स यहां आए हैं, क्योंकि उसके आने से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर उसे सौंप दिया जाए तो पूरे कबीले की जान बच सकती है। ऊपर से वे बच्चे बाबा के थे भी नहीं। लेकिन बाबा ने जो कहा उसे सुनकर उनमें सनसनी फैल गई। बाबा ने ललकारा, हाथ और पैरों के बिना आखिर कौन है? अगर यहां एक भी टोना टोटका करने वाला मिला तो सबको जला देंगे, और यहां तो टोना टोटका करने वालों की भरमार है। क्नॉइस, वैसे भी तुम लोग नहीं बचने वाले। वैसे पेरिस को एक गुप्त रास्ता पता था, एक पुल जो उन्हें घाटी के उस पार ले जाएगा। इतने में एक बुजुर्ग महिला ने सवाल उठाया कि ये सब झूठ है, पीढ़ियों से किस पहाड़ पर है, लेकिन आज तक किसी को कोई पुल नहीं मिला। मगर पेरिस के पास समझाने का वक्त नहीं था। उसने साफ कह दिया जो रुकेगा उनके साथ बदसलूकी होगी और फिर जला दिए जाएंगे। फिर क्या था, पूरा कबीला पेरिस के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसने बाबा को सब कुछ बता दिया। बच्चों के असली पिता वही थे जिन्होंने पुल बनाया था। पुल को कैसे ढूंढना है इसके निर्देश भी उन्होंने दिए थे। और फिर शुरू हुई पुल को ढूंढने की यात्रा। निर्देशों का पालन करते करते वे काफी दूर निकल गए, इतना कि आज तक किसी ने भी इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं की थी। जल्द ही पुल उनके सामने था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उधर कबीले में प्रवेश कर चुका था, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। वो समझ नहीं पाया कि अगर यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर सारे लोग गायब कहां हो गए। उन्हें खोजने के लिए आखिरकार उसने कुत्तों का सहारा लिया। इधर पुल पर लंबी कतार लगने की वजह से पुल हिलने लगा, जिससे 2 लोग खाई में गिरकर खत्म हो गए। जैसे तैसे सबने पुल पार किया, और आखिर में जब बाबा की बारी आई तो कुत्तों ने उन्हें ढूंढ लिया। अगले पल भी वहां पहुंच गया, लेकिन सब शांत हो गए, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। तभी मगरा के बच्चे रोने लगे, जिससे उनकी मौजूदगी जाहिर हो गई। ने आगे बढ़कर टटोला तो सचमुच वहां एक पुल था। गुस्से में तिल मिलाकर उसने गैदर बैग्स को उसी पर पटक दिया। खुद गैदर बैग्स भी हैरान था कि वो लोग सालों से रह रहे थे और अचानक यहां पुल कैसे आ गया। फिर भी वे पीछे नहीं हटे, बल्कि गैदर बैग्स को चारा बनाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इतने में बाबा ने पुल की रस्सी काट दी और दूसरी काटने ही वाला था कि गैदर बैग्स मदद गुहार लगाने लगा। बाबा ने उसकी आवाज पहचान ली, उसके आने तक रुका और उसे बचाकर पुल की दूसरी रस्सी भी काट दी। इस तरह वे बड़े संकट से बचकर निकल गए। ये पूरा वाक्य टमकती जून ने संदेश के द्वारा रानी केन को भेज दिया। उनका चील मीलों का सफर तय कर रानी केन के महल में पहुंचा। वो कंजुआ डैम था जिसके अंदर रानी केन रहती थी। टमकती जून का संदेश पढ़ते ही उसने तुरंत काउंसिल बैठक बुलाई। अब तक वे जेल रेल को इसलिए ढूंढ रहे थे, क्नॉइस क्योंकि उसने रानी केन की बहन का कत्ल किया था, ऊपर से उसे देखने की शक्ति भी मिली थी। ऐसे लोगों को विचचेस माना जाता था और उन्हें खत्म करने के लिए बकायदा विच फाइंडर की एक टुकड़ी थी जिसे लीड करता था। खबर यह भी थी कि बच्चे पैदा हो चुके हैं और शायद उनके पास भी देखने की शक्ति हो सकती है। इसलिए रानी ने फैसला किया कि जेलम रेल को खत्म कर उसके बच्चों को रानी के पास लाया जाए। रानी का यह पैगाम जल्द ही को भेज दिया गया। दूसरी तरफ अल्कैनिक कबीले के लोग सुरक्षित निकल गए थे। जिस आदमी ने पुल का निर्माण किया था उसने उनके रहने के लिए एक जगह भी ढूंढ रखी थी। बस उन्हें उसके संकेतों को समझकर आगे बढ़ना था। लेकिन कबीले वाले उस आदमी के बारे में जाने बिना आगे जाने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मकरा ने सब कुछ सच सच बता दिया। उस आदमी का नाम था जेरलम रेल। एक समय था जब वो उसे अच्छे से जानती थी। जेरलम रेल कहता था कि उसके पास देखने की शक्ति है और वो इस बात का प्रचार करता था कि ये शक्ति कभी दुनिया के हर इंसान के पास थी। वे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं उन्हें देवताओं ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया था। मतलब जर्मरेल ही वो विच था जिसके पास दृष्टि थी, और इसी वजह से उसे मारने के लिए टमकती जून ने अल्कैनिक कबीले पर हमला किया था।
अगर वे जेलम रेल के निर्देशों का पालन करें तो उन्हें रहने और खाने पीने का ठिकाना मिल जाएगा। सबकी सहमति बनी, जिसके बाद वे 30 दिन और 30 रातों के सफर पर निकल पड़े। कुत्ते कभी उनका पीछा न कर सकें, इसका खास ध्यान रखा गया। हफ्तों तक वे पानी पर चलते रहे, रेल के बनाए गए संकेतों को सुनते हुए। आखिर में वो जगह आने वाली थी, क्नॉइस, जहां वे 20 लोगों की ऊंचाई जितना ऊंचा झरने की आवाज सुनेंगे। उसी झरने के नीचे एक खाली मैदान था, जो उनका नया घर होने वाला था। वे के निर्देशों का पालन करते हुए उस झरने के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक संदेश मिला, जिसमें सीढ़ी का जिक्र था, जिसके जरिए वे झरने से नीचे उतर सकते थे। ये काम मुश्किल जरूर था, लेकिन पार करने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जिसके दोनों तरफ विशाल पहाड़ और सामने नदी थी। दुश्मन आसानी से पहुंच नहीं सकते थे। वहां रेल पहले से ही सब कुछ का प्रबंध कर रखा था। वे काम किए, खाए पिए और मस्त हो गए। लेकिन बाबा सबसे अलग बंदा था। बच्चों को जंगल घुमाने ले गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश चलते चलते वो एक भालू के करीब जा पहुंचा। भालू ने उस पर हमला कर दिया। फिर क्या था, बाबा ने बच्चों को बचाने के लिए जान दांव पर लगा दी। तभी ऐन वक्त पर किसी ने भालू को तीर से मार गिराया। वो बच्चों का असली पिता जरेल मरेल था। बाबा को लगा कि वो बच्चों को लेने आया है, पर बाबा उन्हें देने के मूड में नहीं था। जिस पर जरील मरेल ने कहा, विच फाइंडर्स मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए बच्चे तुम्हारे पास ही सेफ है। मगर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वे मेरे साथ होंगे। फिलहाल उसके ऊपर एक नई दुनिया बनाने का जुनून सवार था, एक ऐसी दुनिया जो उनके पूर्वजों से भी बेहतर होगी। खैर, क्नॉइस जाने से पहले उसने बच्चों का नाम रखा हनीवा और कोफून, ताकि जब वे बड़े हो वो उनको उनके नाम से पहचान सके। उनके लिए वो एक बॉक्स भी छोड़ गया, जिसे बच्चे जब 12 साल के हो जाए तब उन्हें देना था। बाबा ने सवाल किए तो उसने बताया कि बॉक्स में ज्ञान का भंडार है, जिसे हासिल करके एक नई दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। बाबा वो बाग झरने के नीचे से उठा लाया और पत्नी को सारा बात बताया। वे बाग्स को खोले तो सबसे ऊपर एक खिलौना मिला। मागरा समझ गई कि ये खिलौना नहीं, जरूर कोई काम की चीज होगी। इसके बाद बाग्स में एक संदेश मिला, जिसमें जिक्र था कि किताबों को जिस क्रम में रखा गया है उसी क्रम में उसे रखना है। बाबा सूंघकर समझ गया कि ये चीज थपेड़ों से बनी है। भला ऐसी चीज नई दुनिया का निर्माण कैसे कर सकती है? पेरिस ने किताबों के बारे में अपनी दादी से सुना था। उनके पूर्वज अपने पूर्वजों का सारा ज्ञान इन किताबों में लिख देते थे। 12 साल बाद जब बच्चे समझदार हो जाएंगे और जब इन किताबों को पढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। पूर्वजों का सारा ज्ञान उनके पास होगा। फिर वो डिसाइड करेंगे कि कबीले के साथ रहना उनके लिए उचित होगा या फिर जरील मरेल के साथ रहकर नई दुनिया के निर्माण में साथ देना। खैर, ये तो 12 साल के बाद की बात थी, इसलिए मगरा ने बाग्स को एक पेड़ के जड़ के नीचे दफन करवा दिया। इधर गैदर बैग्स की असलियत खुलकर सामने आई कि क्यों उसने कबीले के साथ गद्दारी किया था, और अब भी वो गद्दारी करने का ही प्लान बना रहा था, क्योंकि सालों पहले बाबा वास और पेरिस ने उसकी मां को जलाकर खत्म करवा दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो एक अजनबी यानी बाबा वास को कबीले का सरदार बनाने पर आवाज उठाई थी। अब उससे बदला लेने के लिए गैदर बैग्स और उसकी मृत मां की बहन यानी उसकी मौसी किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। गैदर बैग्स प्रतिदिन 3 संदेश पानी में छोड़ता था, इस आश में कि एक ना एक दिन ये संदेश विच फिंडर्स को मिलेगा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और बीते 3 सालों में टंकटी जू ने सैकड़ों गांव जलाकर खाक कर दिए, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। फिर भी उसे जरेल मरेल और उसके बच्चों का ठिकाना नहीं मिला। इधर मागरा और बाबा समझ चुके थे कि उनके दोनों बच्चों के पास देखने की शक्ति है। कहने पर वो हर कार्य करते थे, लेकिन अगर उनकी आंखों को ढक दिया जाए तो वे कुछ नहीं कर पाते थे। यानी जरेल मरेल ने सही कहा था, ये जुड़वा एक नई दुनिया की शुरुआत है, लेकिन अगर ये बात कबीले में फैली तो उन्हें विच कहकर निकालने की बातें होने लगेंगी। गैदर बैग्स वगैरह तो पहले से ही मगरा को विच समझते हैं, इसलिए उन्होंने इसे राज रखा। बच्चे हंसते खेलते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। उनकी 12वीं जन्मदिन से एक दिन पहले पेरिस उनके लिए गिफ्ट लेकर आई और बॉक्स वाली बात भी याद दिलाई, जिसे 12 साल का होने पर बच्चों को देना था। लेकिन मागरा और बाबा ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो जहां है वही दफन रहेगा, क्योंकि अगर बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे उन्हें छोड़कर चले गए तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। जहां तक पेरिस का मानना था, उनके पास देखने की पावर थी। वे बच्चे दुनिया बदल सकते थे। अगर वे यही पैदा हुए और यही मर गए तो क्या फायदा, उनके अनोखा होने का कुछ भी हो। मगरा इसके आगे कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन पेरिस उनके साथ गेम खेल गई। उनके बिना इजाजत वो बाग्स जमीन से खोद लाई, फिर सारा किस्सा हनीवा और कुफून को सुनाई। उनके पिता ने उनके लिए बहुत सारी किताबों के साथ एक मैसेज भी छोड़ा था, जिसे पढ़कर वो डिसीजन ले सकते थे कि आगे क्या करना है। मगर कुफून ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि बाबा वास उसके असली पिता नहीं है। वो गुस्से में वहां से चला गया। अगर ये बात उसने बाबा को बता दी तो फिर हनीवा अपने असली पिता के बारे में कभी नहीं जान पाएगी। उन्हें ये मैसेज एक साथ बैठकर पढ़ना होगा। हनीवा ने भाई को मनाया और संदेश पढ़ी, जिसमें उनके पूर्वजों के बारे में लिखा था।
एक समय था जब हर इंसान के पास देखने की शक्ति थी। उन्होंने दिमाग और ताकत से उड़ने वाली मशीनें बनाई, दूर दराज तक बात की, यहां तक कि धरती से बाहर भी चले गए। लेकिन जब उनकी शक्ति ने धरती को ही नष्ट करना शुरू किया तो भगवान ने उनसे यह वरदान छीन लिया। सदियों बाद यह उपहार लौटाया गया। बस चुनिंदा लोगों को दुनिया को फिर से बनाने के लिए मैं तुम्हारा पिता हूं, और यह शक्ति मैंने तुम्हें दी है। इसे सही इस्तेमाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी किताबों से सीखो, मेरे बताए रास्ते पर चलो, जिस दिन लगे कि तुम मजबूत हो, गांव छोड़कर चले आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। साथ मिलकर हम दुनिया को नए सिरे से शुरू करेंगे। बाबा वास चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। उसी पल वो पेरिस के घर गया, क्योंकि वो जानता था ये काम उसी का होगा। क्नॉइस्पेरिस ने स्वीकार किया कि उसने बिना इजाजत के बॉक्स खोला था, के लिए वो इतना तो कर ही सकते थे। आखिर वही था जिसने पुल बनाकर पूरे गांव को बचाया था और उनकी सुरक्षा के लिए घाटी के सारे खूंखार जानवरों को खत्म किया था। और बदले में उसने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, उसके बच्चों को ज्ञान मिले और आगे क्या करना है यह फैसला उन्हीं पर छोड़ा जाए। काफी समझाने बुझाने के बाद बाबा वास मगरा से यह राज छिपाने के लिए मान गया, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो वो सारी किताबें जलाकर खाक कर देती। बच्चों के लिए यह और भी बुरा होता। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और अब हनीवा और कोफून ने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था। किताबों से ही सीखकर हनीवा ने तीर कमान बनाया और उसे शिकार करना भी सीख लिया। उसने बाबा को बम के बारे में भी बताया, जिससे एक पल में पूरी सिटी उड़ाई जा सकती थी। ज्ञान के साथ हनीवा में अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि वह जब चाहे किसी को भी दूर से मार सकती है। खैर, इन दिनों कबीले में प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों को नुकसान होने की खबरें अक्सर आने लगी थी। वे सदियों से एक परिवार की तरह रह रहे हैं। ये आपस में शादी करने का नतीजा था। सिंपल जेनेटिक्स डीएनए क्लस्टर्स, इसके बारे में हनीवा ने भी किताब में पढ़ा था। इसका मतलब था कि कबीले को नए खून की जरूरत थी। त्योहारों में बाहर निकलकर दूसरे कबीले वालों से मिलना, नए पार्टनर बनाना ही इस मुश्किल से निकलने का रास्ता था। लेकिन बाबा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब कबीले की बुजुर्ग महिला, वो लाइन की मां ने उसे समझाया कि आखिर वो कब तक मगरा के बच्चों को छिपाने के लिए खुद भी छिपते रहेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग इस कबीले को छोड़कर जाने लगेंगे, जिससे इस जगह को ढूंढने में विच फाइंडर को ज्यादा देर नहीं लगेगी। आखिरकार मगरा ने एक रणनीति बनाई। त्योहार में लोगों को ले जाने पर सहमति इस आधार पर बनी कि कोई भी ये जाहिर नहीं करेगा कि वे आल्कैनिक कबीले से हैं। हनीवा और कुफून भी मेले में जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन बाबा ने उन्हें जाने नहीं दिया। दोनों फिर भी नहीं माने और चुपके से उनके पीछे चल दिए। मेले में हर तरह का सामान बिक रहा था और पार्टनर की तलाश में आए लोगों का जमावड़ा लगा था। चारों तरफ खुशहाली और चहल पहल थी। तभी मामला बिगड़ गया। वहां एक विच फाइंडर था जिसने कई विच को पकड़ रखा था और उन्हें मिसाल के तौर पर आग के हवाले कर दिया, जबकि उन पीड़ितों में किसी के पास भी दृष्टि नहीं थी। हनीवा ने बताने की कोशिश की कि वे नहीं हैं, लेकिन कुफून ने उसका मुंह बंद कर दिया। आज उन्होंने अपनी आंखों से असलियत देखी और तब समझे कि उनके माता पिता सालों से उन्हें क्यों छिपाते आ रहे हैं। इस दौर में किसी के पास दृष्टि का होना किसी अभिशाप से कम नहीं था। क्नॉय से देखकर कुफून को उल्टी आने लगी तो वो भागकर एकांत जगह चला गया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वो स्लेवर के चंगुल में फंस गया। स्लेवर यानी वो लोग जो इंसानों को गुलाम बनाकर मार्केट में बेच देते हैं। जैसे ही सुबह हुई, एक माँ अपनी बेटी को चिल्ला चिल्लाकर ढूंढने लगी। ले गए, मेरी बेटी को स्लेवर्स उठा ले गए। इधर हनीवा परेशान थी क्योंकि कुफून भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। बिना देर किए उसने सारी बात अपने बाबा को बताई। फिर क्या था, वो झटपट कुफून को ढूंढने निकल पड़े। कुछ मील दूर धुआं उठता दिखा, जिसे वो फॉलो करने लगे। उन स्लेवर्स ने मेले से काफी सारे लोगों को पकड़ लिया था, जिनमें कुफून भी था। कुछ देर बाद बाबा उस धुएं वाली जगह पर पहुंचे तो पता चला कि स्लेवर्स ने यही डेरा जमाया था। तभी की नजर को फोन के मैसेज पर पड़ी, जिस पर लिखा था, मैं जिंदा हूं, कृपया इस रास्ते को फॉलो करो। मगर जब उसे पता चला कि उसके बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं, आखिरकार सब कुछ उसे बता दिया गया। इस बीच स्लेवर सिटी में घुसकर एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर आश्रय ले चुके थे। उधर हनीवा को सिटी के अंदर एक और जगह दिखी जहां से धुआं उठ रहा था। जिस पर बाबा ने पूछा, क्या वहां भगवान के बनाए टॉवर खड़े हैं? हनीवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा इस जगह को कैसे जानते हैं। तब बाबा ने जो कहा उसे सुनकर सब सन्न रह गए। क्नॉइसस ने बताया कि अपने जवानी के दिनों में वो भी स्लेवर रह चुका था, क्योंकि उसके पिता और उनके पिता के पिता भी स्लेवर्स थे। मासूम लोगों को गुलाम बनाना, उन पर कोड़े बरसाना, ऐसे माहौल में वो पला बढ़ा। लेकिन बाबा को हमेशा से शांति प्रिय रहना पसंद था, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और पहाड़ों में जाकर बस गया क्नॉइस। लेकिन अब बेटे को बचाने के लिए उसे फिर से वही खूंखार अवतार लेना पड़ेगा जिसके नाम से लोग कांप थे। उसने हनीवा को साथ चलने से मना कर दिया और बस इतना कहा, मैं कुफू को वापस लाऊंगा। सबसे पहले उसने पहरेदारों को बंदी बनाया और वहां पहुंचा जहां गुलामों को कैद करके रखा गया था। पिता को देखते ही कुफू ने अपनी मौजूदगी जाहिर की। क्नॉइस फिर क्या था, बाबा ने स्लेवर्स का नरसंहार शुरू कर दिया।
एक एक कर दुश्मन आते गए और वो उन्हें चीरता चला गया। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की पर सब नाकाम रहे। लोग कहते थे कि बाबा वास के कान सांप से भी तेज सुनते थे। हल्का सा आठ बातें ही वो दुश्मनों का गला चीर देता था। उसकी तलवार की धार के आगे कोई भी स्लेवर टिक नहीं पाया। आखिरकार उसने स्लेवर्स के मुखिया को भी पहचान लिया, जिसका नाम था वेज ग्रेट बाबा बॉस दी ग्रेट बाबा बॉस। एक भगौड़ा जिसे खत्म करना किसी भी स्लेवर के लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। बाबा को मार गिराना अपने आप में ही एक उपलब्धि थी, इसलिए वेज बिना देर किए उस पर टूट पड़ा। लेकिन बात नहीं बना। बाबा दी बॉस एक ऐसा शिकारी जो हर मुश्किल से पार पाने का हुनर जानता था। अगर अपनी वाले पर आ जाए तो तलवार हालत में डालकर जुबान तो दोस्तों। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊंगा।